स्वास्थ्य को लेके देखा जाए तो हमारे शहर के लिए तो इन्होंने 50 करोड़ का शायद आवंटन किया है हॉस्पिटल के लिए जो नया बन रहा है। अगर मजदूर वर्ग यहाँ कर उससे कुछ उसको मिलता है। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो रेवड़ी बांटने वाली फ्री में अनाज वगैरह देने की, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब अभी तो सिर्फ दिखा है, धरातल पर कितनी आती है क्या होती है तो समय बताएगा, और बाकी नया कुछ तो देखने को मिला नहीं। बजट रखा है यातायात के लिए, रेल मार्ग के लिए, वायु मार्ग के लिए, तो ये समावेशी बजट कहा जाएगा। अगर इसको यथार्थ रूप में अगर क्रियान्वित करते हैं तो सरगुजा क्या छत्तीसगढ़ का जोरों से विकास होगा। दिया ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक लोगों के हाथ में वो बेनिफिट आ ना जाए तब तक इस बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। सरगुजा से सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सरकार का पहला बजट पेश किया है। बजट को लेकर ये बात कही जा रही है कि समग्र रूप से सभी को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। ऐसे में सरगुजा की जनता इस बजट को लेकर क्या कहती है, क्या मानती है सरगुजा की जनता कि इस बजट से उन्हें कितना राहत मिलेगा या कितने राहत देने वाला बजट है। सरगुजा के जनता से सीधे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी उम्मीदों पर खरा उतर सका ये बजट। तो चलिए चलते हैं सरगुजा की जनता के पास और जानते हैं कि कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाया विष्णुदेव साय का ये बजट। देखिए, बजट से हमारी अपेक्षा थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि। तो शिक्षा में बजट में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा कोई रोल मॉडल ये डेवलप करें जिससे स्कूलों की दशाएं गांव देहात में ठीक हो जाए, जैसे आत्मानंद इन्होंने खोला था। और कोई स्कूल कॉलेजेस भी नहीं दिखते हैं कि जो गांव के देहात में अच्छे बड़े स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं, ऐसा भी कोई रोड मैप नहीं दिखा। स्वास्थ्य को लेके देखा जाए तो हमारे शहर के लिए तो इन्होंने 50 करोड़ का शायद आवंटन किया है हॉस्पिटल के लिए जो नया बन रहा है, पर नए कुछ हॉस्पिटल्स हमको खुलते हुए नहीं दिखे। इसका भी रोड मैप क्लियर नहीं दिखा कि भाई गांव देहात में ये कुछ बड़े हॉस्पिटल्स खोल सकें जिससे वहां के लोगों को यहाँ शहर ना आना पड़े। रोजगार भी थोड़ा मिसिंग दिखा। कुछ भर्तियां इन्होंने पुलिस बल में दिखाई, 1089 पद, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। 3 करोड़ हमारी जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की और युवा यहाँ बहुत बेरोजगार से हताश और बेरोजगार युवा है। तो उसके लिए भी दिखा कि नई नौकरियों के अवसर कहाँ मिलेंगे, रेलवे में मिलेंगे या फिर शिक्षा कर्मियों के रूप में मिलेंगे या सरकारी नौकरियों के रूप में मिलेंगे, ये भी रोड मैप मिसिंग लगा। एग्रीकल्चर के लिए हमारी उम्मीद थी कि ये कुछ एमएसपी वगैरह कुछ फसलों के लिए एमएसपी घोषित करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो कुल मिला के जो कुछ अच्छी चीजें ये थी कि ये जो पुराना बिजली फ्री जो 400 यूनिट था उसको इन्होंने बहाल रखा है। हमारे शहर के लिए इन्होंने जो हॉस्पिटल के लिए कुछ बजट रखा वो भी थोड़ा ठीक था। महतारी वंदन योजना और जो भी बाकी योजनाएं जो बोली थी वो जब तक दिया ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक लोगों के हाथ में वो बेनिफिट आ ना जाए तब तक इस बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। गैस के बारे में भी कुछ सुनने को नहीं मिला कि जो 500 रुपए सिलेंडर देंगे वो किसको दिया जाएगा। और महतारी वंदन में ये लिख रहे हैं पात्र महिलाएं, तो पात्र महिलाएं कौन होंगी ये भी थोड़ा सा जांच का विषय है, या समय आने पे पता चलेगा। तो मिला जुला बजट था, तो आगे अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। बजट तो जैसा भी है, लेकिन इसमें रोजगार का सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, वो है हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं तो फिर बहुत बजट बेकार है। तो क्यों उधर कृषि जो है उसके लिए एमएसपी इन्होंने क्या निर्धारण किया है, सिर्फ खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है धान वगैरह, उसका रेट मूल्य क्या हुआ वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि मजदूरों के लिए इन्होंने क्या क्या किया है। अगर मजदूर वर्ग यहाँ कर उससे कुछ उसको मिलता है। हाँ, एक चीज़ और है कि ये जो रेवड़ी बांटने वाली फ्री में अनाज वगैरह देने की, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप उनको रोजगार दीजिए जिनको आप देते हैं, आप उनको ऐसा काम दीजिए ताकि वो उतना कमा सकें। और इससे क्या है कि हमारा जो ये जो समुदाय है जिनको आप फ्री में बांट रहे हैं, आज तो उनका पेट भर जाएगा, लेकिन कल तो इसके लिए उनको धंधा चाहिए, उनको कोई काम चाहिए, उनके फसलों का रेट चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि सांस्कृतिक हाल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, कम से कम सरगुजा के लिए या कह लीजिए अंबिकापुर के लिए ये होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इससे बच्चे जो हैं, अब जैसे हमने एक बीच में चित्रकला प्रतियोगिता करवाते हैं जो 35 साल इस बार पूरा हुआ। एक सांस्कृतिक हाल चाहिए जहाँ नृत्य हो, जहाँ नाटक हो, जहाँ
ऐसा कल्चर के लिए कार्यक्रम किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, बजट तो भारी भरकम ही पेश हुआ है। 1,47,500 करोड़ का बजट अब अभी तो सिर्फ दिखा है, धरातल पर कितनी आती है क्या होती है तो समय बताएगा। और बाकी नया कुछ तो देखने को मिला नहीं। मेन चीज अब ये बजट जो है, बजट भारी भरकम ही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है कि कुछ नौजवानों को मिलेगा, युवा बेरोजगारी पर कुछ भी नहीं दिखा इसमें। महतारी बंधन योजना भी एक चल रही है। अब शुरुआती दौर में तो सभी महिलाओं को बताया गया था, अब उसमें पात्र अपात्र भी खोज रहे हैं। चौड़ा है 1,47,500 करोड़ का, और कोई खास प्रावधान नहीं दिखता। बिजली यूनिट फ्री वही 400 बता रहे हैं, तो पहले से भी चलते आ रहा है। अब इस गुफा है या क्या है, देखिए इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। 15 दिन बाद ही समझ में आएगा कि वास्तव में धरातल पर कितना आ रहा है या युवाओं को, बेरोजगारों को कितना लाभ हो रहा है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो लोक लुभावन न होकर यथार्थ में है। अपने चुनावी वादों के साथ साथ जो अभी इन्होंने बजट पेश किया है उसमें समावेशी बजट है और सर्वांगीण विकास का सूचक है। यदि इस पे इन्होंने कार्य किया, जैसे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जो इन्होंने बजट रखा है, यातायात के लिए, रेल मार्ग के लिए, वायु मार्ग के लिए, तो ये समावेशी बजट कहा जाएगा। अगर इसको यथार्थ रूप में अगर क्रियान्वित करते हैं तो सरगुजा क्या छत्तीसगढ़ का जोरों से विकास होगा। स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए भी इन्होंने, जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल खोलने का जो बजट रखा है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनका नवीनीकरण करने का है, तो एक अच्छा है। जैसे अस्पतालों का है, कई जगह आयुर्वेदिक अस्पतालों का नवीन पदस्थापना, उनमें पदों की भी भर्ती की जाएगी बैकुंठपुर कोरिया में। ऐसे तमाम जो इन्होंने घोषणाएं की हैं अपने बजट में, अगर यथार्थ में वो फलीभूत होता है तो विकास की ऊंचाइयों को छुएगा छत्तीसगढ़। कुल मिला के समावेशी बजट है, अच्छा बजट है। अगर अपन छत्तीसगढ़ के बजट की बात करें और विशेषकर सरगुजा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर जो सिलसिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जी ने, वो स्वागत योग्य है। और दूसरा जो फोकस इन बस्तर एंड सरगुजा कहकर जो लघु वनोपज और अन्य क्षेत्रों में जो यहाँ के जो हमारी लघु वनोपज वाली अधोसंरचना है, इसके संस्करण के लिए, प्रसंस्करण के लिए जो यूनिट स्थापित करने की बात है, ये एक नई चीज़ है और इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। ही रहा है लेकिन औसत से अच्छा रहा। पिछली 5 सालों के बजट से तो ये बजट बहुत अच्छा रहा, लेकिन तात्कालिक रूप से बजट औसत से थोड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा कहने से मैं परहेज करूँगा। बहुत दुखद है, बहुत उम्मीदें थी, नई नई सरकार है और कर्मचारी जगत में खुशी था कि नई सरकार बनी है तो नई उम्मीदों के साथ हम सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा घोषणाएं होंगी, लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी वर्तमान सरकार, वर्तमान बजट, और बहुत ही निराशाजनक रहा। कर्मचारियों की महंगाई भत्ता है, गृह भाड़ा भत्ता है और आवास भत्ते हैं, और जो इनकम टैक्स वाला भी जो बातें मैं अभी सभी को मार्च में करना है इनकम टैक्स, उसमें भी कर्मचारियों को बहुत निराशा लगी है, क्योंकि कर्मचारियों का जो वेतन होता है वो टैक्स पेड पैसा होता है, और वो साबुन भी खरीदने जाता है उसमें भी टैक्स लगता है। तो टैक्स में हमको छूट दिया जाए, सामग्रियों में छूट दिया जाए, या जो 7 लाख का जो, यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल रही है कि नए नियम में जीवन बीमा का जो लोग कर्मचारी करवाते हैं उसमें भी उसको डिबेट नहीं मिल रहा है, छूट नहीं मिल रहा है। तो बहुत दुखद स्थिति है। सरकार इस पे पुनः विचार करे और जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए अच्छा जो है घोषणाएं करे। कर्मचारी जो केवल राजनीतिक जो पदों पे बैठे हुए हैं, मंत्री हैं या जो भी लोग हैं, उनकी वेतन देखिए कहाँ, उनकी भत्ते देखिए, और कर्मचारी जो उनकी घोषणाओं को क्रियान्वयन करते हैं, केवल मात्र घोषणाएं करते हैं मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको क्रियान्वित कौन करता है? कर्मचारी अधिकारी करते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नक्सल क्षेत्रों में। और वह कोरोना काल में भी आपने देखा कि कितनी जान गंवाया लोगों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने। तो कर्मचारियों के प्रति कितनी उदासीनता हो जाती है। जैसे सरकार में नहीं रहती है जो भी पार्टियां, वो बहुत लोग लुभावने वादे करते हैं, और जैसे सरकार में आते हैं पता नहीं क्या स्थितियां निर्मित हो जाती है कि कर्मचारियों को दरकिनार कर देते हैं। इस बात को
बिल्कुल गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए कि कर्मचारी हमारे गांव-गांव तक घुसे हुए, कर्मचारी राजस्व विभाग के लोग हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, चाहे वो कोटवार हो, शिक्षक हो, पूरे गांव-गांव में तक घुसे हुए हैं। कर्मचारी को देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और गांव के लोग, किसान, जो आम जनता है, वो देखती है कि कर्मचारी क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से मन स्थिति बनाती है। कर्मचारियों ने कहीं न कहीं बहुत सहयोग, या ये कहें कि सरकार को लाने में अपनी महती भूमिका निभाया है। तो पुनः जो है सरकार जल्द से जल्द घोषणाएं करे, और हम केंद्र के पीछे चल रहे हैं महंगाई भत्ता, उसको घोषणा करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का आज बजट प्रस्तुत हुआ। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें उस बजट पर लगी हुई थी, और माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो वो सारे कर्मचारियों की समस्याओं को जानते हैं। तो कर्मचारियों को बहुत बड़ी उम्मीद थी उनसे कि उनके द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो कर्मचारियों के जो लंबित मांगे हैं उसकी पूर्ति होगी। लेकिन बजट देखने के बाद ये महसूस हुआ कि सरकार केवल वादा करती है, और जब काम करने की स्थिति आती है तो वो कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के रूप में नहीं समझती, उनके हितों का ध्यान नहीं रखती। तो जो बजट प्रस्तुत किया गया है बहुत ही निराशाजनक है कर्मचारियों के लिए। उसमें न तो महंगाई भत्ते का जिक्र है, न ही कर्मचारियों के लंबित एरियर्स का उसमें उल्लेख है, और जो गृह भाड़ा भत्ता हमको 2016 से मिलना चाहिए, उसकी एरियर्स की राशि की बड़ी उम्मीद लगी थी। और मंत्री लोग जो आज माननीय मंत्री हैं, उन लोगों ने आश्वस्त भी किया था कि हम कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं इस बजट में, बहुत निराशाजनक है। हम सरकार से ये आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कर्मचारियों का भी हित संवर्धन करे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी का संरक्षण करे, और कर्मचारी भी शासन प्रशासन के अंग हैं। तो सरकार इसमें निश्चित रूप से बजट से अलग भी प्रावधान कर सकती है, और जो उनके कर्मचारियों के लंबित मांगे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पूरा करे, यही उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार की ये बजट काफी कुछ योजना पूर्वक लग रही है। जिस तरीके से बस्तर और सरगुजा को ध्यान में रखते हुए बजट को केंद्रीकृत किया गया है, मैं ये कहूँगा कि आमतौर पे बजट जो पहले देखने को मिलता था वो उससे बिल्कुल अलग था ये बजट। सरगुजा के क्षेत्र के नाते अगर मैं कहूँ, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के नाते, तो हमारे पास पर्याप्त नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके सही समुचित रूप से दोहन करने की आवश्यकता है। पहली बार बजट में इस पे चर्चा हुई है, ये बहुत उम्मीद भरा है। मुझे लगता है कि अगर हम नेचुरल सोर्सेज को सरगुजा, बस्तर या छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र के नेचुरल सोर्सेज को पर्यटक, इको पर्यटन इस दृष्टि से तैयार करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। हमको बाहरी लोगों को आकर्षित करने में और छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और यहाँ के नेचुरल चीज़ों को उभारने में काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। इस बजट में दूसरी चीज़, पहली बार एक और प्रयोग हुआ है, रासायनिक जो खाद के जांच के लिए जो प्रयोगशाला निर्मित की जा रही है, इसकी नितांत आवश्यकता थी। खाद बहुत व्यापक तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं और ज़मीन हमारी बहुत खराब हो रही है। अमानक स्तर के जो अमानक स्तर के जो खादों को रोकने के लिए प्रयोगशाला जो स्थापित होंगी, उससे भी निश्चित रूप से हमको जैविक खेती की ओर जाने की ओर प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ में हम अच्छे मानक स्तर के खाद का उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़, इन्होंने बहुत गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके छत्तीसगढ़ के पहचान के लिए जो बात की है, तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस की परंपरा का इन्होंने पालन किया है और बहुत ज़रूरी था। छत्तीसगढ़ का जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के गांव है, यहाँ की जो माटी है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे लाने का, और ये संभव तभी है जब कोई राज्य सरकार कोशिश कर सके। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत उम्मीद भरा बजट है, काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, और अगर इसका सही तरीके से अनुपालन होगा तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से एक विकसित राज्य के रूप में देश के सामने प्रस्तुत होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में सरगुजा संभाग ने दिल खोल करके जो है भाजपा का साथ दिया।
सभी 14 सीटें भाजपा की झोली में गई, राज्य में भाजपा की सरकार बनी। आज पहला बजट आया, सरगुजा संभाग को भरपूर मिला है, जितना उम्मीद था लगभग उतना मिला। सरकार ने अपनी ओर से छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के लिए सरगुजा बस्तर को भी देखें करके एक बजट में अलग से पॉइंट ही दिया, जिसमें कि सिर्फ बस्तर और सरगुजा का उल्लेख है। सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एम्स जैसी सुविधा, वाड्रफनगर में ले लें तो नगरीय क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या थी, वहाँ 1 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना के लिए पहल हुई है। मतलब अपने जो संभाग के सभी 14 विधानसभा क्षेत्र जो हैं और जो 6 जिला मुख्यालय हैं, सभी जिलों को कुछ न कुछ मिला है, उम्मीदों के अनुरूप मिला है। और थोड़ी सी एक बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जो था अपना, उसके बिल्डिंग का इशू था, 100 करोड़ से ज़्यादा का कुछ आवश्यकता थी, उसका प्रावधान नहीं दिख रहा है। थोड़ी उसकी भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हालांकि 50 करोड़ दिए गए हैं, अब क्या है वो बजट पूरा डिटेल आएगा तो पता चलेगा। और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के लिए भी देना था, उच्च शिक्षा के लिए, बच्चे आज भी बाहर जा रहे हैं। और थोड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग वगैरह की व्यवस्था हो जाती, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था हो जाए, संभव है, उम्मीद है कि आने वाले समय में हो जाएगी, तो ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों का भी भला हो जाएगा। और जो संरचना विकास का काम होता ही है, पुल पुलिया सड़क के लिए उसका डिटेल बजट अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो सरगुजा के पहुंचविहीन क्षेत्र हैं, जहां पुल की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, इन सभी को हमारे विधायकों ने प्रमुखता से रखा होगा और सबकी मंजूरी मिली होगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद आज जो बजट पेश हुआ है उसमें सड़क, शिक्षा, अधोसंरचना विकास और नगरीय निकायों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, राशि भी दी गई है। सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये जो 2 मामले हैं जो फिलहाल अधूरे हैं, राशि का अभाव है, लंबे समय से राशि की मांग की जा रही है, उसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है फिलहाल, अभी मुझे तो बजट में नहीं नजर आ रहा है। और अपना जल जीवन मिशन के लिए कुछ राशि दी गई है, शायद उसमें कुछ अधूरे काम सरगुजा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए उस राशि का उपयोग हो पाएगा। हाथी मानव द्वंद्व के लिए कुछ राशि बजट में प्रावधान की गई है, तो इस राशि से खास करके जो हाथी प्रभावित इलाके हैं, सरगुजा संभाग, वहां कुछ इसका उपयोग हो पाएगा। युवाओं के लिए मुझे कुछ ज्यादा इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी राशि क्या है, कैसा है, लेकिन युवाओं के लिए उम्मीदजनक ऐसा नहीं लग रहा है मुझको बजट। शिक्षा या उन्हें व्यवसायी प्रतियोगी परीक्षाओं से जोड़ने के लिए कुल मिलाकर वैसे देखा जाए तो बजट ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम इसको एक संपूर्ण बजट नहीं कह सकते हैं। बजट को क्या सरगुजा को कोई बड़ी सौगात मिली? देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है और किसी प्रकार का जो विकास सार्वजनिक तौर पे होना चाहिए, रोड हो या कोई बड़ा, सरगुजा को नहीं मिला है। एक पार्क मिला है जिसका कोई औचित्य आम जनों से सरोकार नहीं है। बजट निराशाजनक है। और सरगुजा से सीएम थे, संभाग से सीएम थे, किस तरह की उम्मीद जनता ने लगाई थी? उम्मीद तो है जहाँ का भी सीएम अगर रहता है तो वहाँ का कम से कम रोड, सड़क, बिजली, पानी के लिए पर्याप्त, वो कहीं न कहीं ये विष्णुदेव साय जी का स्वयं का तैयार किया हुआ बजट नहीं है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ जो पहले से विकसित एरिया है वहीं के लिए टूथ पॉलिश करने का बजट है। तो ये थी सरगुजा की जनता जिसने अपने कसौटी पर बजट को खरा पाया या फिर ये बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि विष्णुदेव साय के पहले बजट के बाद सरगुजा की जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ इस बजट को बेहतर बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि इस बजट में सरगुजा संभाग के लिए कुछ भी नहीं आया। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बजट से लोगों को कितना राहत मिल पाता है या फिर सिर्फ बजट हवा हवाई साबित होता है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।